Good morning, student. Today we are starting GST law. For sake of knowledge, मैं आपको बताऊं GST लॉ है क्या। सबसे पहले 2003 में केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे जीएसटी पे बात स्टार्ट हुई। अब क्या था, जीएसटी पे बात स्टार्ट क्यों हुई, इसके लॉजिक के पीछे जाइए, फिर आपको जीएसटी समझ आएगा। आप ऑलरेडी एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स और वैट पढ़ चुके हो, और एक बड़ा चैप्टर भी आपने पढ़ा है सेनवेट क्रेडिट। अब आप सोचिए, सेनवेट क्रेडिट में आपने क्या पढ़ा। सेनवेट क्रेडिट रूल 2004 में आपने पढ़ा कि समटाइम एक्साइज का जो क्लेम है वो सर्विस टैक्स से, सर्विस का क्लेम एक्साइज ड्यूटी से मिल जाता है। कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है जी, मैं फॉलो भी करता हूं रूल्स, बट कभी क्या आपने सेनवेट क्रेडिट चैप्टर में ये पढ़ा कि वैट का क्रेडिट जो है वो एक्साइज और कस्टम से मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वहीं वैट में भी हमने पढ़ा इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट होता है, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस कर दीजिए, बट ऑलवेज जहां पे सीएसटी लगता था उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। इट मींस बायर को जो सीएसटी गुड्स पे करता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। अब ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम की वजह से जब वैट पढ़ा रहा था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कास्केडिंग इफेक्ट। ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब था टैक्स ऑन टैक्स। याद है? अगर नहीं याद है तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, जिसकी वजह से सीएसटी का, जीएसटी का आना बिल्कुल नेसेसरी था। आज नहीं तो कल आना ही था। और फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन हिज कंट्री फर्स्ट टाइम। नाउ पहले पढ़ाता हूं आपको क्यों जीएसटी आया। हमारे स्ट्रक्चर में 3 टैक्स है। बेसिकली अगर इनडायरेक्ट टैक्स को बांटूं मैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितने तरह का है? सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। इज इट राइट? ये 4 तरह का टैक्स है। अब देखिए, अगर मैं सेनवेट क्रेडिट की बात करूं, ये टैक्स इससे एडजस्ट हो जाता है, यानी आपस में ये दोनों एडजस्टेबल है। बट ये टैक्स कभी भी इससे, जिसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर काटूंगा, वो आपस में एडजस्टेबल नहीं है। इसी तरह से ये वाला लाइन ये एडजस्टेबल नहीं है। कस्टम ड्यूटी किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता, तीनों में से किसी से भी। जो कस्टम ड्यूटी आपने पे किया, बेसिक कस्टम ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूं, ये किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता। सीवीडी सेट ऑफ होता है, ऑलरेडी यू नो दैट। अब छोटा एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको कराता हूं इसी पे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर देता हूं यहां से। आइए देखिए, छोटा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मैं ओल्ड और सीएसटी दोनों में करके, मतलब जीएसटी दोनों में करके दिखाता हूं। ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, और जीएसटी के अंदर क्या होगा, फिर आपको समझ आ जाएगा जीएसटी का आना क्यों जरूरी था। आइए देखते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ए आपने 1000 रुपए का खरीदा, बी भी 1000 रुपए का खरीदा। इस पे वैट जो है मान लीजिए 10% दिया, तो 100 रुपए इसका, 100 रुपए इसका।
ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट और आने हैं। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, ये हो गया अगर विद इन स्टेट सेल करते हैं, क्या करते हैं विद इन स्टेट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट के बीच में हम स्टडी करेंगे इसको, फिर जीएसटी में जाएंगे। अगर विद इन स्टेट सेल करते हैं तो हमारे लिए कॉस्टिंग क्या हो गई, 2000 की। ठीक है, फिर वैट का क्लेम आपको मिल जाएगा, इसलिए ये जो 200 रुपए का वैट है ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अदर कॉस्ट, ठीक है, अदर कॉस्ट मान लेते हैं 1000 रुपए का, फिर फाइनल वैट आपका कितना आएगा, 10% के हिसाब से 300 रुपए का। टोटल कस्टमर को कितने का पड़ेगा, 3300 रुपए का। ठीक है, आइए देखें, यानी वैट पेबल कितना होगा, वैट पेबल हो जाएगा इस केस में 300 माइनस 200, जो कि 200 पीछे आप पे करके आए हो 100 रुपए का। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। वहीं आउट ऑफ स्टेट अगर सेल कर रहे होते तो ये 2000 होता, ये 1000 होता, और सीएसटी का रेट जो है वो 2% है, तो 60 रुपीज का सीएसटी लगता। ये कितने का पड़ता, 3060 का, और वैट इसको कितना पेबल और रिफंडेबल होता, 140 रुपए का इसको रिफंड मिल जाता। ठीक है जी, लेकिन जो बायर है इस गुड्स का, जो बायर है वो तो सीएसटी पे करेगा आपको, और उसको इस सीएसटी का 60 रुपए का इनपुट क्लेम नहीं मिलता था, जिसके वजह से जब वो अपना कॉस्ट शीट बनाता तो वो रॉ मटेरियल कॉस्ट लिखता 3060 रुपए, फिर इस पे अदर कॉस्ट मान लीजिए 1000, तो 1000, फिर ये कितना हो जाता 4060 रुपए का, फिर इसके ऊपर फिर वैट लगाता, तो ऑब्वियसली टैक्स पे टैक्स लगने लगा, इस 60 के ऊपर टैक्स लगने लगा। जीएसटी में क्या होगा, अगर आउट ऑफ स्टेट भी सेल करेगा तो इसकी कॉस्टिंग कहता है आप 3000 ही रखो, 60 रुपए का हम आपको क्लेम दे देंगे, 1000 कितना हो गया ये, और इसके ऊपर वैट कितना लगेगा, मान लीजिए सीएसटी रेट 10% ही है तो 300 रुपए का। नौ, यहां पे से अगर वैट रेट 300 का होता तो कितना लगता, देखिए 3060 3060 प्लस 1000 इंटू 10%। ठीक है, ये हो जाता 406 रुपए, इसको कितना पे करना होता 406, और 60 रुपए अलग से, तो टोटल टैक्स इस पे कितना बनता गवर्नमेंट का 466 रुपए का। ठीक है, कस्टमर को कितने का पड़ता 4060 का, सॉरी 406 प्लस 4060, ये तो 4460 का पड़ता, कस्टमर को कितने का पड़ता 4460 का। लेकिन सीएसटी आने से क्या हो जाएगा, देखिए 1000 का ये, सर 3000 ये, 1000 ये, 4000 प्लस ये हो गया आपका सीएसटी का 4300। टैक्स पेबल कितना होता 300 माइनस 60 का क्लेम मिल जाता, यानी 240 रुपए। तो आपकी भी लायबिलिटी कम होगी, कस्टमर को भी गुड्स सस्ते में मिलेगा, तो ऑब्वियसली सब पे जीएसटी का इंपैक्ट आएगा। दूसरा, जो पहले ये वाला टैक्स आपस में सेट ऑफ नहीं होता था, ये इससे, ये और ये सब एक दूसरे को सेट ऑफ करने लगेंगे, इन सब का क्रेडिट मिलने लगेगा, तो ऑब्वियसली आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा।
हाँ ये, तो नोट कर लीजिए, जब विद इन स्टेट सेल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैट के कॉन्सेप्ट का तरह इनपुट आउटपुट टैक्स मिल जाएगा। बेसिकली जो आउट ऑफ स्टेट सेल था ना, जिसके वजह से सीएसटी का इंपैक्ट आता था, उस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा इसमें। दूसरा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे जितना हम टैक्स पे करते थे ना, कई बार उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता था, लेकिन जीएसटी में वो क्रेडिट भी हमें मिलेगा, जो सैनवेट क्रेडिट में आपने पढ़ा था, रिवर्स चार्ज बेसिस वाला। और भी कई चीजें चेंज हुई है, बट चूंकि जीएसटी लॉ आपके सिलेबस में अभी नहीं आ रहा, बस इंट्रोडक्शन आ रहा है, इसलिए मैं इसके सारे रूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अदरवाइज दिसंबर 2017 के बाद जो भी एग्जाम होंगे उसमें जीएसटी लॉ ही आएगा, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी हट जाएगा पूरी तरह से, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी रह जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए ये तो हो गया जीएसटी का समझना कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम करेगा। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा टैक्स आपका मर्ज हो जाएगा। नाउ कहता है जीएसटी जो है फ्रांस में 1954 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, बट इंडिया में 2016 में ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। उसके बाद भी कई सारे अमेंडमेंट आए हैं। रिसेंटली 122 यानी 122nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने कुछ चीजें फाइनलाइज की है, और अभी और ज्यादा अमेंडमेंट होना बाकी है। फॉर्म्स क्या क्या यूज होंगे, कितने फॉर्म्स यूज होंगे, रेगुलर फॉर्म कौन कौन सा है, वो सब बताऊंगा आज। कहता है जीएसटी पहले क्या था। दूसरा एक और चीज, जब हम सर्विस टैक्स की बात करते थे तो वो यूनियन लिस्ट में था, हम पढ़ चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी यूनियन लिस्ट में है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कस्टम ड्यूटी यूनियन लिस्ट में है, पढ़ चुके हैं। पर सेल टैक्स और वैट जो है वो स्टेट लिस्ट में था, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि सेल टैक्स का रेट डिफाइन करे। अब इंडिया में इतने स्टेट हैं, हर स्टेट का हर गुड्स पे सेल टैक्स का रेट अलग अलग होता था। कस्टमर कंफ्यूज्ड। अब एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लीजिए, यूपी में उस पे टैक्स है 1% का, बिहार में नहीं है। दिल्ली में कुछ गुड्स पे 12.5% का टैक्स है, हरियाणा में उस गुड्स पे 8% का टैक्स है। मुंबई में किसी गुड्स पे 12% का टैक्स है, आगे कहीं उसी पे 10% का टैक्स है अदर स्टेट में। अब कस्टमर कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, अलग अलग रेट क्यों है। और आपको अगर ट्रेड करना है इंटर स्टेट ट्रेड, तो हर स्टेट का वैट रूल पता करना होता था। ये डिफिकल्टी थी। हमने जीएसटी एक्ट को ला करके पूरे इंडिया को डिवाइडेड नहीं बल्कि यूनिफाइड कर दिया, एक मार्केट बना दिया, वन नेशन वन टैक्स बना दिया। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का एक ही फॉर्मेट हो, इसके लिए हम जीएसटी लेके आए। तो ये लाइन अगर आप पढ़ोगे, जीएसटी जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर होल नेशन व्हिच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। इट मींस इंडिया को क्या बना दिया गया, एक कॉमन मार्केट बना दिया गया। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब क्या है, जो हम आगे पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जबकि पहले क्या था, वैट लगता था ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पे, सर्विस टैक्स लगता था प्रोविजन ऑफ सर्विस पे, एक्साइज ड्यूटी कब लगता था, जब मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो कई सारे वर्ड्स का डेफिनेशन मुझे याद रखना पड़ता था। व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस, एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस, मेगा एग्जेम्पशन, डिक्लेयर्ड सर्विस। ये भारी वाली वर्ड आपके लाइफ में बहुत परेशान करता था आपको। आप याद कीजिए, आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, टैक्सेशन को, आज तक क्या आपको सर्विस टैक्स पे कमांड है? पॉसिबल ही नहीं है। रिवर्स चार्ज बेसिस किस पे कितना लगता है नहीं पता, ठीक है, रिवर्स चार्ज का रेट ही नहीं, किस पे 60, किस पे 50, किसका 50-50%। कितना स्ट्रेस आता था याद करने। एक्साइज का रेट अलग है, एक्साइज के प्रोविजन अलग होते थे, सेल टैक्स के प्रोविजन अलग होते थे, एक सर्विस टैक्स का अलग, कस्टम ड्यूटी का अलग। अगर सोचिए सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज, सॉरी सर्विस टैक्स, कस्टम एक्साइज ड्यूटी और वैट या सीएसटी के बदले सिर्फ एक बुक आपको पढ़ना पड़े तो कितनी आसानी होगी। 3 के जगह एक मर्ज बुक पढ़ना पड़े।
तो लाइफ को आसान बनाने के लिए हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जीएसटी जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर तक एक ही रूट में रहेगा, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। लेकिन पहले क्या था, पहले का स्ट्रक्चर देखिए, अगर एक मैन्युफैक्चरर जाता था तो क्या था, सबसे पहला था हमारे लाइफ में मैन्युफैक्चरर, देन ये सप्लाई करता था फर्स्ट स्टेज डीलर को, देन ये सप्लाई करता था होलसेलर, ये सप्लाई करता था रिटेलर, और ये सप्लाई करता था कस्टमर। अब देखिए टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज होता जाएगा। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ईडी प्लस वैट, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो सर्विस टैक्स इनबिल्ट हो जाता था। वैट और ईडी तो इनबिल्ट होता था इन सब में। ईडी इसलिए लिख रहा हूं एक्साइज ड्यूटी क्योंकि इनबिल्ट है इनमें, और इसको क्या करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट। अगर इसमें कोई इंटर स्टेट हो गया इन दोनों में से, या यहां भी कोई इंटर स्टेट हो गया, या इन दोनों के बीच में कोई इंटर स्टेट हो गया, तो सीएसटी, सीएसटी और सीएसटी, इस तरीके से टैक्स। अब देखो एक्साइज ड्यूटी का रेट याद रखना पड़ा, फिर एक्साइज ड्यूटी का याद रखना पड़ा, फिर वैट का अलग स्टेट में गया उसका वैट अलग, कस्टमर को एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों अलग अलग देना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या होगा, ये क्या लगाएगा जीएसटी, ये क्या लगाएगा जीएसटी, ये क्या लगाएगा जीएसटी, ये भी जीएसटी, जीएसटी। तो ऑब्वियसली हमारा बर्डन नहीं कम हो गया इसमें। आप ध्यान से देखो तो इन सब में हमारा बर्डन कम होता जा रहा है। एक ही टैक्स रेट याद रखना है, दैट इज जीएसटी, नथिंग एल्स। अगर कुछ और याद नहीं रखना तो हमारा याद रखने का बर्डन कम हो गया, कंप्लायंस वर्क रिड्यूस हो जाएगा। पहले एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन कीजिए, वैट के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन कीजिए। एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके जमा कराइए ऑनलाइन पेमेंट, वैट के लिए वैट डिपार्टमेंट में ऑनलाइन पेमेंट कराइए। दोनों का ड्यू डेट अलग अलग होता था, वैट पेमेंट और एक्साइज ड्यूटी का। दोनों के रिटर्न भी अलग अलग फाइल होते थे, जहां एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना होता था। इसके लिए RG1, RG2, 23 ऐसे कई सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते थे। 20 इसके लिए आपको याद हो PLA रजिस्टर, पता नहीं कौन कौन सा रजिस्टर मेंटेन होता है, 4 तो कंपलसरी रजिस्टर। पर वैट में ऐसा कुछ होगा क्या, तो आंसर है नो। तो कई चीजें हैं जिसका कि आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा। नो, तो इन सब को रिमूव करके एक टैक्स रेट रख दिया गया, दैट इज एक टैक्स रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ये सिंपल सा एक टैक्स, हर जगह पे एक टैक्स, पूरे इंडिया में जीएसटी। अब इंटर स्टेट करो, विद इन स्टेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्रा हो या इंटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोविजन ऑफ सर्विस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी। ट्रेडिंग करो तो भी जीएसटी, प्रोविजन ऑफ सर्विस है तो भी जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग करो तो भी जीएसटी। तो लाइफ इजी हो जाएगा सबके लिए। और जीएसटी की एक खास बात है, इसके लिए आईटी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और जहां कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट आ जाता है वहां डेटा बहुत फास्ट यहां से वहां ट्रेवल करता है, डेटा स्टोर हो जाता है, एक एक चीज मेंटेन होता है प्रॉपर्ली, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। तो इस वजह से जीएसटी का आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कहता है राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, credit of input tax paid at each stage will be available in subsequent stage of value addition। जीएसटी हर स्टेज पे, जो मैंने आपको बताया, पीछे जितना पे करके आए उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बोलोगे तो करा देता हूं आपको, जैसे एक एग्जांपल से मैं करा देता हूं।
ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेलर। कौन है? होलसेलर। ये है रिटेलर और ये है कस्टमर। चलिए, मैन्युफैक्चरर कहता है कि रॉ मटेरियल परचेज करता है, सपोज कीजिए 10,000, ठीक है। अदर कॉस्ट इनकर करता है 5,000 का, अपना प्रॉफिट ये जोड़ता है 5,000। टोटल कितना हो गया इनका? 20,000। अब ये लगाएगा जीएसटी। जीएसटी में इंडिया में डुअल कॉन्सेप्ट है। डुअल कॉन्सेप्ट मतलब जीएसटी का रेट इंडिया में जो होगा वो दो कॉन्सेप्ट में चलेगा। सेंट्रल जीएसटी अलग लगेगा, स्टेट जीएसटी अलग लगेगा। अभी बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो क्या होगा, दोनों सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट मान लीजिए कि 5 और 5%। कितना लगेगा ये? 1,000 और 1,000। इसने क्या किया, होलसेलर को 22,000 रुपए में बेच दिया। अब देखिए, होलसेलर अपना कॉस्टिंग दिखाएगा 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इसका इसे क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए इसको कॉस्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका अदर कॉस्ट मान लीजिए कि 1,000, प्रॉफिट 1,000 ये रखता है। कितना हो गया ये? 22,000। अब ये सीजीएसटी लगाएगा और एसजीएसटी लगाएगा इस 22,000 पे, ठीक है। और ये जो 1,000 है, जीएसटी पेड कितना हो जाएगा गवर्नमेंट, जीएसटी टू गवर्नमेंट। यहाँ पे सीधा जो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को 1,000, ठीक है। दोनों का अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, दोनों का अलग। स्टेट और सेंट्रल, स्टेट को 1,000 मिल जाएगा और सेंट्रल को 1,000 मिल जाएगा। 9 22,000, 22,000 का 5%, इस पे लगेगा 1,100 रुपए और इसका भी 1,100। ये कितना हो गया? 24,200। अब ये कितना पे करेगा? तो ये 1,100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देना है इसको, माइनस 1,000 जो पीछे पे करके आया है वैट, ये कितना होगा सीएसटी पेबल इसका, फिर ये भी 1,100 माइनस 1,000, ये टोटल 200 रुपए सीएसटी पे करेगा। चाहे इंटर स्टेट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रिटेलर अपना कॉस्ट कितना दिखाएगा? 22,000। सपोज कीजिए ये प्रॉफिट और ऐड करता है अपना 3,000 का, ये कितना हो गया? 25,000। अब 25,000 का 5% यानी 12,000, 1250, ये भी 1250, ये कितना हो गया? 25,000, सॉरी 27,500। अब टैक्स कितना पे करेगा? तो 1250 माइनस 1,100 यानी 150, फिर 1250 माइनस 1,100, 150। इस तरीके से ये चलेगा। और अगर कोई इंटर स्टेट सेल हो जाता तो दोनों के जगह एक टैक्स रेट एग्रीगेट 10% आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाता। कस्टमर को कितने का मिलेगा? 27,500 मिली गुड्स। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चेन बन रहा है, ये 10,000 का टैक्स पे किया, इसने कितना अपनी तरफ से इतना ऐड किया, तो हर बार जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, हर बार जो इसने तो टोटल 20,000 का वैल्यू ऐड किया तो इस पे इसको इतना टैक्स पे करना पड़ा। लेकिन इसके तरफ से कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 2,000 का, 2,000 का 5%, 100 रुपए, इसको कितना टैक्स पे करना पड़ा? सिर्फ वैल्यू एडिशन जो ये कर रहा है उस पे टैक्स। इसके तरफ से वैल्यू कितना ऐड हुआ? 3,000, 3,000 का 5% 150 रुपए। तो जितना वैल्यू ऐड होगा सिर्फ उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी। तो इस तरह से एक चेन में चलेगा। जब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन होगा तो अपने आप इनको क्रेडिट मिलता जाएगा जैसे जैसे आप क्लेम करोगे। आइए देखिए, तो कहता है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड एट
each stage will available in subsequent stage of value addition. हर बार वैल्यू एडिशन जितना करोगे टोटल टैक्स से पिछला क्रेडिट माइनस कर देना। ऐसा वैट में भी कॉन्सेप्ट आप करते हो, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. Final consumer will thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain. तो फाइनल कस्टमर को कितने का पड़ा? 27,500 का। तो बस फाइनल कस्टमर को सिर्फ जीएसटी आपको पे करना ही है। और आपको पता है कस्टमर इज कस्टमर, तो उनको तो हर तरह का टैक्स आपको पे करना है। ड्यू टू नॉन कंसेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द प्रपोजल इज टू इंट्रोड्यूस ए डुअल जीएसटी रिजीम, सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी। अभी बताया इसमें डुअल कॉन्सेप्ट है, दोनों अभी तक इनके बीच में कंसेंसस नहीं बन पाया है, एग्रीमेंट नहीं बन पाया है दोनों स्टेट के बीच में, तो दोनों अपना टैक्स लगाएंगे, नहीं तो एक यूनिफाइड रेट होता, बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव यूनिफाइड जीएसटी, यानी सिर्फ एक सिंगल रेट है, बट इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, अब उसने कहा इंडिया में जो जीएसटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। मैंने बताया था कि 2003 में आपके केलकर कमेटी के रिपोर्ट पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उस पे थिंकिंग स्टार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका रोड मैप तैयार करने के लिए कि जीएसटी को कैसे लाया जाए, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की एक कमेटी बना दी। आज से 14 साल पीछे की बात कर रहा हूं, 13 साल पीछे, यानी 2003 में उन्होंने ऐसा करा। फिर उस इलेक्टेड कमेटी ने फर्स्ट डिस्कशन पेपर रिलीज करा 2009 नवंबर में आकर के, यहां पे देखिए, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट इनपुट फ्रॉम इंडिया एंड स्टेट, ईसी इलेक्टेड एम्पावर्ड कमेटी, ईसी मींस ये वाला एम्पावर्ड कमेटी, ईसी नॉट इलेक्शन कमीशन। ईसी रिलीज्ड इट्स फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया 2009। इन्होंने 2009 में टोटल सजेशन दिया। अब चूंकि जीएसटी पास करने के लिए हमें टैक्स का कुछ आइटम ही डिलीट करना पड़ता अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि सेल टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हटाना पड़ता, बिल्कुल वर्ड ही हटाना पड़ता। ऐसे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता। तो ऐसे में इन 5वां लाइन पढ़िए, इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इनेबल इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, द कॉन्स्टिट्यूशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 2011। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पहले बिल पास करा कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड करना। एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर द बिल वाज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन द फाइनेंस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है फाइनेंस की, उनके पास ये रिपोर्ट रखा गया कि क्या हम जीएसटी पास कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन के बाद 2014 में लोकसभा में ये प्रपोजल रख दिया। यहां पे आप देखेंगे ये 6-9, द बोर्ड हैज कंसेशन रीच विद द एम्पावर्ड कमिटी ऑन द कॉन्टर्स ऑफ बिल एंड द कैबिनेट ऑन 17/12/2014, यानी 17 दिसंबर 2014 को अप्रूव द प्रपोजल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उस बिल को पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए रख दिया गया, टू फैसिलिटेट सो दैट कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाने हैं उस चेंजेस को, नेसेसरी चेंजेस को ले पाए। ये 2014 में। Now the bill was introduced in Lok Sabha on 19/12/2014 and was passed by the Lok Sabha on 6/5/2015 को। It was then referred to the Select Committee by Rajya Sabha, which submitted its report on 22/7/2015 को। और राज्यसभा में हमें फिर इस बिल को डाल दिया कि राज्यसभा से जब ये पास होगा तभी तो अमेंड होगा एक्ट, लेकिन राज्यसभा से फाइनली पास होते होते टाइम लगा, पर ये 2016 में पास हुआ फाइनली। अब जब पास हो चुका है जीएसटी, ठीक है, तब हमें इसके बारे में क्या सोचना है, क्या करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि अब तो पास हो चुका, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब जीएसटी आना ही आना है। तो अब जीएसटी के हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ बेनिफिट पढ़ने पड़ेंगे कि जीएसटी से आखिर हमारे लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। आइए देखते हैं। GST will game changing reform for Indian economy by creating a common Indian market and reducing the cascading effect of tax on the cost of goods and service. It will impact the tax structure. अब कहता है ये लाइफ चेंजिंग होगा, गेम चेंजिंग होगा आपके लिए रिफॉर्म्स।
कई गुड्स महंगे हो जाएंगे तो कई गुड्स सस्ते भी हो जाएंगे। कई ट्रेडर जिनके ऊपर अभी सेल टैक्स और सर्विस टैक्स की लायबिलिटी बनती थी, जो सर्विस प्रोवाइडर थे, हो सकता है उनके ऊपर आगे जीएसटी में सर्विस टैक्स की लायबिलिटी ही ना बने। दूसरा कहता है इट विल इम्पैक्ट द टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? अलग अलग जो स्ट्रक्चर था उसको यूनिफाइड कर दिया गया। टैक्स इंसिडेंट जहां हमें सर्विस टैक्स 15%, वैट 12.5%, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, टोटल 1000 का बिल है, देना आपको 1200 रुपए पड़ता था, 200 रुपए सिर्फ टैक्स का, 20%, 25% कंपोनेंट आपके बिल का टैक्स होता था। कहता है वो जो कंप्यूटेशन है टैक्स का, अलग अलग टैक्स का कंप्यूटेशन, वो खत्म हो जाता, टैक्स का इंसिडेंट खत्म हो जाता, बल्कि नया टैक्स आ जाएगा। टैक्स के पेमेंट का डेट चेंज हो जाएगा। कंप्लायंस जहां सेल टैक्स में अलग, एक्साइज ड्यूटी में अलग था, अब सब समिंग हो जाएगा, सब मर्ज हो जाएगा। ऐसे केस में एक ही टैक्स आपको कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन चेंज हो जाएगा, जहां पहले इंटर स्टेट टैक्स का यूटिलाइजेशन नहीं मिलता था वो मिलेगा। रिपोर्टिंग, सिंगल पर्सन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए रिपोर्टिंग भी चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट मींस छोटा मोटा चेंज, रिफॉर्म मीन ड्रामेटिकली चेंज। तो ये टैक्स रिफॉर्म है। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा बेनिफिट के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इन सब। कहता है वाइडर टैक्स बेस नेसेसरी फॉर लोइंग टैक्स रेट, लोअरिंग टैक्स रेट एंड एलिमिनेटिंग क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। अलग अलग केस में सर्विस को क्लासिफाई करना होता था, ट्रेडिंग को क्लासिफाई करना होता था, मैन्युफैक्चरिंग को क्लासिफाई करना था। ये सब खत्म, सब में सिर्फ एक चीज रहेगा, वाइडर टैक्स बेस हो जाएगा, सब पे सिर्फ जीएसटी लग जाएगा। कास्केडिंग इफेक्ट मैंने बताया रिमूव हो जाएगा, आपको याद हो 60 रुपीज वाला अभी एग्जांपल आपको कराया था। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर, क्योंकि यूनिफाइड होगा तो कंप्लायंस प्रोसीजर कम हो जाएगा। सीएसटी के लिए अलग, एक्साइज के लिए अलग, कस्टम के लिए अलग, सर्विस टैक्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं भागना पड़ेगा, एक सिंगल कंप्लायंस। हार्मोनाइज, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डेटा एक ही सर्वर में मेंटेन होगा, एक ही सर्वर पे जब सारा डेटा होगा तो सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टलाइज होगा, हार्मोनाइज्ड होगा। हार्मोनाइज मतलब स्मूथ फंक्शनिंग होगा सब कुछ का, ठीक है, और डुप्लीकेशन नहीं होगा डेटा। ऑटोमेशन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर, क्योंकि ये आईटी सिस्टम पे बेस होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। आप अपना लॉगिन करें, वहीं से सारा कुछ फाइल करें। जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, जहां आप सप्लाई कर रहे हो क्या वहां जीएसटी लगता है। जैसे सर्विस टैक्स में आपने पढ़ा होगा जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, यानी अगर आप दिल्ली में रह के जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस देते हैं तो वहां पे आपको सर्विस टैक्स नहीं लगाना, लेकिन जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करता है। अब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस देंगे तो इस पे जीएसटी लग जाएगा। दूसरी बात, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कहां हो रहा है, डेस्टिनेशन कहां इंपोर्ट का, इंडिया, जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कहां होगा, आउट ऑफ कंट्री, डेस्टिनेशन क्या है, आउट ऑफ कंट्री, क्या वहां जीएसटी एप्लीकेबल है, उस कंट्री का जीएसटी एप्लीकेबल है, इंडिया का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडिया का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो क्या जीएसटी लगेगा, आंसर है नो। ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गया जीएसटी के। तो इसलिए अगर डेस्टिनेशन है तो क्या उस डेस्टिनेशन पे जीएसटी लगता है, अगर लगता होगा तो लगा देंगे। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वुड इवेंचुअली लीड टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अभी आपने देखा हर गुड्स का जब इनपुट क्रेडिट मिलने लगेगा तो आपको पता है जिस टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अगर हमने कॉस्ट में ऐड किया ही नहीं तो कॉस्ट कम रहेगा, और अगर कॉस्ट कम होगा तो मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा बायर अट्रैक्ट कर पाएंगे लोअर प्राइस पे। सब समिंग ऑफ मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, मैंने बताया था सब समिंग भी मर्ज हो जाएगा सारा टैक्स, तो कंप्लायंस प्रोसीजर ऑब्वियसली कम होगा।
और इनपुट क्रेडिट सबसे सबका मिलने लगेगा, इसलिए ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं बेनिफिट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये सिंपल एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होगा। इसमें लिखा हुआ ना, बैक्ड विद रोबस्ट एंड टू एंड आईटी सिस्टम। बिना आईटी सिस्टम के जीएसटी आ ही नहीं सकता। जब तक आईटी सिस्टम हमारा इनेबल नहीं होगा, जीएसटी नहीं आएगा। बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज। जब जीएसटी सिस्टम आएगा तो पहले क्या होता था, लोग स्टेट विद इन स्टेट बिल जनरेट करके क्या होता था, एक दूसरे से बिल ले लेते थे और कहीं ना कहीं फेक बिल जनरेट करके एंट्री कर देते थे। लेकिन जब कंप्यूटराइज होगा, आपने जो परचेज किया वो उसका सेल है, तुरंत ही पकड़ा जाएगा। वो रिटर्न भरेगा, अपने सेल को नहीं दिखाएगा, आप पकड़े जाओगे या वो पकड़ा जाएगा। ऐसे केस में बेटर रेवेन्यू कंट्रोल होगा, सॉरी लीकेज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी। जब लीकेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का। कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ efficiency gain and prevention of leakage, the overall tax burden on most commodity will come down, which will benefit consumers. कॉस्ट आपने देखा अभी जिसमें मैंने आपको कराया था, जब इनपुट क्रेडिट मिलने लगेगा तो टैक्स जो है उसको कॉस्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, कस्टमर को थोड़े से कम प्राइस पे गुड्स मिलने लगेगा। The essence of GST is that all goods and services be taxed at moderated, so in the long run it is expected that burden of GST on common man will reduce। क्योंकि अभी तो यूनिफाइड रेट नहीं है, अगर यूनिफाइड हो गया तो एक ही टैक्स रेट लगेगा। अभी तो दो लग रहा है, फिर भी दो लगने के बाद भी मैं आपको गारंटी देता हूँ जीएसटी में बहुत सारे गुड्स का कीमत कम होगा। क्योंकि अभी आप सोचिए, अगर जीएसटी 5 और 5% लगता है तो 10 होता है। पहले से ही हम 12.5% वैट, सर्विस टैक्स 15% देने के यूज टू है। तो अगर एक टैक्स रेट लगेगा तो हमारा टैक्स पहले से कम ही होगा। कहता है a common man incur various expenses on day to day which is charged to indirect tax, purchase of goods standard excise duty 12.5% embedded on in it, standard VAT rate 14% के आसपास का लग जाता है। ठीक है, तो 14, 12, 26.5 के आसपास का तो इफेक्टिव टैक्स रेट लग जाता है आपको, यानी 25% ऑफ योर इनकम विल बी एक्सपेंडेड ऑन इनडायरेक्ट टैक्स ओनली। तो पहले ही हम 30% टैक्स डायरेक्ट टैक्स देके आ गए हैं। अगर आप हायर स्लैब में है तो इनकम का 100 रुपए कमाया, 30% निकल गया कहां, आपका डायरेक्ट टैक्सेशन में। अब बचा कितना, 70 रुपए। 70 का आपका 25% टैक्स में चला गया, -70, यानी आपके पास डिस्पोजल इनकम सिर्फ 52% आप अपने इनकम का यूज कर पाए ड्यू टू दिस टैक्स स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये जीएसटी आएगा थोड़ा सा आपका डिस्पोजल इनकम जो है बढ़ जाएगा। 70 था, सपोज करो 5 और 5% जीएसटी लग भी जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला करके तो 10%, तो अभी आपका 52.5 होता था से नेट सेविंग 100 रुपए में। फिर क्या होगा, 70 में 10 रुपए और चले गए, 70 - 10 कितना बचा, 60। तो 60 रुपीज, ऑब्वियसली 7.5 रुपए का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आइए एक बार और एग्जांपल जो मैंने ऐसे दे रखा है, बाकी एग्जांपल तो मैंने आपको करा ही दिया है बहुत सारा, फिर भी एक बार इस एग्जांपल को जो दिया हुआ है आपके नोट्स में उसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ शर्ट इन करेंट regime versus GST regime। कहता अंडर GST regime how a full GST regime will work। देखते हैं, एक है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होलसेलर, तीसरा रिटेलर। भी वैसा क्वेश्चन हमने करा है बस, फिर भी रिपीटेशन है, चलो कोई नहीं। स्टेज 1 मैन्युफैक्चरर के लिए कहता है मैन्युफैक्चरर, इमेजिन अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट, ही बाय रॉ मटेरियल एंड इनपुट, क्लोथ, थ्रेड, बटन एंड ट्रेलिंग इक्विपमेंट वर्थ 100 रुपए का, और इस पे सम कितना टैक्स लगता है, 10 रुपए का। विद दीज रॉ मटेरियल ही मैन्युफैक्चरर शर्ट, इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द शर्ट मैन्युफैक्चरर 30 रुपए का और खर्च कर देता है, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, 130 रुपए की। द ग्रॉस वैल्यू ऑफ हिज गुड्स वुड देन बी
100 प्लस 30 130 रुपए। एट ए टैक्स रेट ऑफ 10% द आउटपुट टैक्स इज 13 रुपए। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना आउटपुट टैक्स लगाया? 13 रुपए। पीछे कितना पे करके आया है? ये 10 रुपए। बट अंडर जीएसटी ही कैन सेट ऑफ दिस 13 रुपीज टैक्स अगेंस्ट ऑलरेडी पेड 10 रुपए, देयरफॉर ओनली 3 रुपए वो पे करेगा। अब होलसेलर के पास कितने में आया? 130 प्लस 13 143 रुपए में। बट उसको भी तो क्लेम मिल जाएगा, तो कॉस्ट के नाम पे 130 रुपए दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज दैट गुड्स पासिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। होलसेलर 130 रुपए में परचेज करता है और 20 रुपए अपने तरफ से और ऐड करता है अपना वैल्यू। द ग्रॉस वैल्यू कितना हो जाएगा? 150। 150 का 10% 15 रुपए। बट वो पे कितना करेगा? 15 माइनस 13 जो मैन्युफैक्चरर को पे करके आया है करके 2 रुपए सिर्फ पे करेगा। नाउ इन फाइनल स्टेज a retail buy search from wholesaler और 150 प्लस अपने तरफ से 10 रुपए का और मार्जिन भी ऐड करता है, तो उसका टैक्स वो वैल्यू कितना होगा? 160 रुपए। उसका टैक्स कितना बनेगा? 16 रुपए। वो कितना पे करेगा? ₹1 ओनली। 16 माइनस पीछे जो टैक्स पे किया है 15। अगर आप गौर से देखो तो इसने अपने तरफ से मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू ऐड किया था? 30 रुपए। 30 का 10% 3 रुपए। आप देखो इसका वैल्यू एडिशन कितना पे हुआ? 3 रुपए का टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। इसने 20 का 2 रुपए। 20 का 10% 2 रुपए। इसने 10 रुपए ऐड किया, 10 का 10% 1 रुपए, इसलिए इसका टैक्स पेबल आया 1 रुपए। और ओवरऑल गवर्नमेंट को कितना मिला? 16 रुपए। 10 रुपए सबसे पहली बार, फिर 3 रुपए मैन्युफैक्चरर से 13, 2 रुपए होलसेलर का 15, 1 रुपए रिटेलर का 16। तो ओवरऑल 16 रुपए ही टैक्स गवर्नमेंट को मिला। बट अगर अभी की बात करें, जो प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन है हमारा वैट सीएस एंड कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वाला, उसमें देखिए सपोज कीजिए 100 रुपए का पेइंग टैक्स 10 रुपए, 130 रुपए का उसका अपना कॉस्ट बना, वो 13 रुपए क्लियर करेगा। बट पीछे जो इंटर स्टेट परचेज पे 10 रुपए का टैक्स दे के आया, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या करेगा? 143 रुपए में बेचेगा और कॉस्ट को, गुड्स को कितने में बेचेगा? 143 रुपए में। और टैक्स कितना पे करेगा? पीछे 10 और 13 आगे अलग से करेगा। होलसेलर 20 रुपए और ऐड करेगा अपना, उसका कॉस्ट हो जाएगा 143, चूंकि उसको 13 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये 163 रुपए का हो जाएगा। 163 का 10% 16.30 रुपए। अब होलसेलर ने 16 रुपए 30 पैसे अलग से पे किए, रिटेलर के पास ये पहुंचा 179.30 में। वो फिर कुछ वैल्यू ऐड करेगा और ओवरऑल 18 रुपए और ऐड करने के बाद टैक्स का और 10 रुपए अपना वैल्यू एडिशन ऐड करने के बाद 208 रुपए में ग्रॉस वैल्यू पे बेचेगा और 18 रुपए गवर्नमेंट को अलग से टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन आप देखिए 10 प्लस 13 प्लस 16 30 यानी 58 रुपए का टैक्स था गवर्नमेंट का उस गुड्स पे। 100 रुपए के 50% तो सिर्फ टैक्स हो गया। जहां पहले ये गुड्स कितने का मिलता था? 160 प्लस 16 176 रुपए का, वो गुड्स कितने का हो गया अब? 208 रुपए 23 पैसे का। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है 10 रुपए। ये सब का सिचुएशन तब है जब आपको इनपुट क्रेडिट ना मिलता। अगर विद इन स्टेट कर रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कैलकुलेशन में, तब आपका जीएसटी तब आपका जो है जीएसटी और वैट रीजन में विद इन स्टेट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद इन स्टेट में आपको क्रेडिट मिलता जाता है तो कॉस्ट में हम ऐड नहीं करते। ये तब की बात है जब इंटर स्टेट हो रहा है सारा डीलिंग। डिफरेंस कहता है, चलिए इसका मतलब सीएसटी का स्ट्रक्चर कुछ तो आपको समझ आया क्वेश्चन से कि सीएसटी किस तरह से काम करेगा, हर बार इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन द करंट टैक्स एंड जीएसटी। ब्रॉड स्कीम प्रेजेंट में क्या है? कई तरह के टैक्स हैं, सेल टैक्स है, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है, सर्विस टैक्स है। यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स होगा जीएसटी, दूसरा टैक्स होगा कस्टम ड्यूटी, यानी 4 के जगह 2 कस्टम रहेगा ही रहेगा, कस्टम को जीएसटी रिप्लेस नहीं कर रहा। टैक्स रेट, जहां यहाँ पे टैक्स रेट आपको पुराने सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी 12.5, सर्विस टैक्स 15% सेस जोड़ के,
ठीक है। और एक और बर्डन हमारे ऊपर रहता था हमेशा, कहां सेस लगाना है कहां नहीं लगाना इनडायरेक्ट टैक्स में। अभी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में जो अभी का टाइम है 2017 में सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी पे सेस लगता है। बट कंफ्यूजन था सर्विस टैक्स पे सेस लगाए या ना लगाए, क्योंकि सर्विस टैक्स पे स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस अलग से लगता है। जीएसटी रीजन में सिर्फ और सिर्फ मेन रेट होगा, कोई सेस नहीं होगा। इसके अंदर सीएसटी अगर आपने पे किया है सेंट्रल सेल्स टैक्स तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता था, उसका इनपुट क्रेडिट नहीं अलाउड होता था। जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इंटर स्टेट सेल भी करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। टैक्स बर्डन, कंज्यूमर पे टैक्स बर्डन हाई था जो हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी एग्जांपल में हमने पढ़ा है 208 और उसमें 176 रुपए का, यानी 30-40 रुपए का ऐसे ही डिफरेंस पड़ जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेटेड होने की वजह से टैक्स जो है हमें कम पे करना पड़ेगा। कॉस्ट बर्डन ऑन कंज्यूमर ड्यू टू कास्केडिंग इफेक्ट, इसमें कॉस्ट ज्यादा होगा, इसमें कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। concurrent power at present there is no power to both central and state government on the same subject tax matter, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों के पास पावर होगा एक ही मैटर पे टैक्स रेट लगाने का, क्योंकि दोनों के कंसेंसस से बना हुआ एक्ट है। जहां पहले क्या था, वैट में सेंट्रल कुछ नहीं बोलेगा, सेंट्रल में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा। कंप्लायंस, इसमें कंप्लायंस जो है कॉम्प्लेक्स नेचर का है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ टैक्सेस की वजह से इसमें कंप्लायंस इजी होगा। ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये आईटी सिस्टम से इतना जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम अभी नहीं हो पाया। ये सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, यहां से वहां तक सब कुछ आईटी सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, आपको हर जगह का हर स्टेज का टैक्स पता होगा। ये तो हो गया आपका डिफरेंस दोनों। आइए देखें जीएसटी के स्ट्रक्चर। इसको करने से पहले एक बार हम चलेंगे समझने के लिए जीएसटी का स्ट्रक्चर। जीएसटी जो है ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट है इंडिया में। इसके 3 तरह के टैक्स रेट होंगे। सबसे पहला होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा होगा स्टेट जीएसटी, दूसरा होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको इन शॉर्ट सीजीएसटी बोलेंगे, इसको इन शॉर्ट बोलेंगे एसजीएसटी और इसको बोलेंगे आईजीएसटी। ये दोनों, ठीक है, डुअल कॉन्सेप्ट है। हर बार जब आप विद इन स्टेट सेल करेंगे तो ये दोनों लग जाएगा। विद इन स्टेट सेल करोगे ये दोनों टैक्स लगेगा ही लगेगा। यानी अगर आपने सपोज करो कॉस्ट आपका 10,000 का है तो इस पे टैक्स कितना लगेगा, सीजीएसटी डुअल कॉन्सेप्ट में दोनों सपोज कीजिए 10% है तो ये कितना होगा 1,000। एसजीएसटी 10%, ये भी कितना लग जाएगा 1,000। टोटल आपको 12,000 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा उसका। यानी डुअल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा, ये दोनों टैक्स एक साथ लगेगा। लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट सेल करोगे जिसको हम इंटर स्टेट कहते हैं, उस केस में क्या होगा, कॉस्ट 10,000 सीधा सीधा आईजीएसटी लगेगा। अब रही बात, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 10 और 10 है तो आईजीएसटी कितना लगेगा, 10 + 10%। जितना दोनों का समेशन होगा उतना ही, यानी 2,000 रुपए का आईजीएसटी लगेगा। कितना हो जाएगा कॉस्ट। इन बोथ केसेस आप देखो कॉस्ट सेम रह गया, और अगर जहां पे ये आईजीएसटी जाएगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जो पहले सीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलता था। तो जीएसटी 3 स्ट्रक्चर के थ्रू काम करेगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जब इंटर स्टेट यानी
विद इन स्टेट सेल ना करके एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ करेगा तो IGST लगाएगा। नो, अब जो तीनों टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल सेल टैक्स। किसको किसको रिमूव कर देगा? सेंट्रल CGST आने के बाद कौन कौन सा टैक्स हट जाएगा जो पहले CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लेवेबल अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट, इसको भी रिप्लेस करेगा, और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सैड, याद है आपको 4% का सेक्शन 3 ये वाला था कस्टम एक्ट के अंदर, याद हो आपको कस्टम एक्ट के अंदर इसको हमने कहा था CVD, जिसका की सेक्शन था 3 सबसेक्शन 1 और इसका सेक्शन था 3 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और 3 सबसेक्शन 5 वाला जो कस्टम ड्यूटी है इसको भी ये रिप्लेस कर देगा। कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सॉरी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड CVD सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और 3 सबसेक्शन 5 सबको मिला करके एक टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड GST। तो सेंट्रल GST इन सबको मर्ज करके लगेगा। Surcharge and cess levied by the center is also likely to be subsumed. It means सरचार्ज जो लगता था और सेस जो लगता था वो सब खत्म, ठीक है, वो सब क्या होगा? बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, सिर्फ GST लगेगा। और सेंट्रल सेस टैक्स जो CST था वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो फिगर वाइज अगर आप देखोगे CGST, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, सर्विस टैक्स, सरचार्ज और एडिशनल ड्यूटी अंडर कस्टम, ये सबको मर्ज कर देगा इन पांचों को। आइए देखें, वहीं पे दूसरा है स्टेट टैक्स टू बी सबसम्ड। स्टेट में कौन कौन सा टैक्स इंटीग्रेटेड हो जाएगा SGST के अंदर? वैट, इवन इंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल अथॉरिटी लगाते थे, लग्जरी टैक्स, टैक्सेज ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग बेटिंग, स्टेट सेस जितने भी सेस लगते थे वो, ऑक्ट्रायर एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इन सब को टैक्स को रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बदले एक टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड SGST, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, क्योंकि ये सभी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाते थे। बट कुछ ऐसे भी टैक्स हैं जो अभी भी SGST या CGST या IGST से बाहर है, एंड दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। दीज आर द प्रोटेक्टिव ड्यूटी लेविड ऑन एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, जो BCD है वो अभी भी लगेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था उसको भी अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। वैसे मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से और हर तरह के ड्यूटी से एग्जेम्प्ट है अभी भी। रोड और पैसेंजर टैक्स, जो टोल टैक्स भी कहते हैं जिसको, इस तरह का कोई टैक्स है वो लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सब लगेगा। इन सारे टैक्स को हमने सबसम नहीं किया है, मर्ज नहीं किया है GST के साथ। तो ऐसे भी मैंने बताया था आपको, कस्टम एक्ट अलग ही, अभी भी कस्टम एक्ट को GST के अंदर नहीं लाया गया। सम एक्सेप्शन टू द अबव मेंशन टैक्स स्ट्रक्चर, जो ऊपर हमने कहा वैट, ये एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, इसका भी क्या है? एक्सेप्शन है। एंड एक्सेप्शंस आर, हमने पढ़ा था एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल जो है, अल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन उसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन ऐसा कब पढ़ा था? एक्साइज ड्यूटी में। लेकिन अगर टॉयलेट प्रिपरेशन में उसको यूज किया जाए तो उसके ऊपर लगता है। तो क्या GST में इसके ऊपर GST लगेगा? तो आंसर अभी भी क्या है? नो, इसके ऊपर GST भी नहीं लगेगा। कहता है सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्पेशली एक्सक्लूडेड है। एंड अकॉर्डिंग टू द 12A of Article 366 which describe the goods and service tax as follows: goods and service, which means tax on supply of goods or service or both, except taxes on supply of
अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहता है अल्कोहलिक लीकर पे अभी भी जीएसटी भी नहीं लगेगा। हेंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विल बी आउट ऑफ जीएसटी। अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वुड कंटिन्यू टू एक्सक्लूसिवली टैक्स बाय द स्टेट। तो अल्कोहलिक लीकर पे पहले भी स्टेट लगाता था, अब भी स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा। इतना पावर स्टेट को दिया गया है। कहता है सिंस द बिल स्पेसिफिकली एक्सक्लूड अल्कोहलिक प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ जीएसटी, ब्रिंगिंग इट विदिन द जीएसटी एट ए फ्यूचर डेट वुड रिक्वायर अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि जीएसटी के अंदर आने के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में लाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट से बाहर करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है। Taxes on tobacco product. Tobacco and tobacco product would subject to GST. However, it can be subject to a separate excise duty by the center. आएगा तो GST में, but बिल्कुल ही सेपरेट रेट रखा जाएगा, अलग सा रेट रखा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और इसका जितना भी टैक्स आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तीसरा, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल ऑयल, इसके ऊपर भी कहता है द स्टेट वुड कंटिन्यू as per the current law to impose value added tax on petroleum। जैसे कि पहले भी होता था, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, अब भी नहीं लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। और अगर इसको जीएसटी के अंदर लाना है, अगेन क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा, स्टेट लिस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में लाना पड़ेगा उसको, या कंकरेंट लिस्ट। टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट हियरिंग, जीएसटी वुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग लेविड ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट। इट मींस जहां पहले वैट से ये बाहर था, वहां पे अब जीएसटी की वजह से इसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि पहले वैट में ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, बट अब टैक्स लगेगा न्यूज़पेपर पे। आइए, कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? ओवरऑल हमने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ स्टडी कर रखा है, एग्जांपल वाइज एग्जांपल, तो हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा इसको पढ़ने में। कहता है कंडीशन which need to be satisfied to avail input tax credit under GST are as follows। सबसे पहले आपको टैक्स इनवॉइस मेंटेन करना पड़ेगा। डेबिट या क्रेडिट नोट जो है रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड से नहीं। अगर अनरजिस्टर्ड से लोगे तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, यहां एक मेजर चेंज है, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करोगे तो पहले हम अनरजिस्टर्ड डीलर को टैक्स देते थे, अब क्या किया गया, जो बायर है उसके ऊपर लायबिलिटी डाल दी गई है रिवर्स चार्ज के अंदर, कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो हम क्रेडिट भी नहीं देंगे और टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली आपको पे करना है। अगर पहले का रीजन समझाता हूं इसका, ये बड़ा यूनिक चेंज है जीएसटी में। ए बी से गुड्स खरीदता था, ठीक है, यानी बी सप्लाई करता था ए गुड्स को, तो ए क्या करता था, फुल पेमेंट करता था, टैक्स प्लस कॉस्ट दोनों दे देता था बी को। अब बी टैक्स दे ना दे, वो जब अनरजिस्टर्ड है तो कई बार टैक्स स्किप कर जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब के रीजन में जब ए पेमेंट करेगा तो सिर्फ कॉस्ट का करेगा, टैक्स का नहीं करेगा, बल्कि टैक्स का गवर्नमेंट को अलग से पे करेगा। डायरेक्टली जो गुड्स का पैसा पेमेंट कर रहा है वो बी को सिर्फ कॉस्ट पे करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, और इसका टैक्स का क्रेडिट ए को नहीं मिलेगा। आपको जीएसटीआर 3 फॉर रिलेटेड मंथ, हर मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर फाइल करना पड़ेगा। टैक्स चार्ज हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर ईदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जितना भी टैक्स होगा वो आपको गवर्नमेंट को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। प्रेजेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल अंडर एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ऑन पेमेंट बेसिस। कहता अभी सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो है पेमेंट बेसिस पे लिया जाता है, पेमेंट करोगे तब। However, state VAT is allowable on the basis of tax invoice, date of payment को इग्नोर करके। It is probable that tax credit under GST would be available on payment basis। अगर आप पे करके आओगे तभी मिलेगा, आपके पास इनवॉइस होने से सिर्फ नहीं मिलेगा, यानी फेक इनवॉइस अगर आपने जनरेट किया है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। The dealer who are presently registered under VAT only
will have to accordingly adjust their business norm to avoid unnecessary blockage of working capital for payment of tax. तो अब अगर पेमेंट बेसिस पे मिलेगा तो सिर्फ इनवॉइस जनरेट करने से नहीं मिलेगा। ऐसे केस में वैट वाले लोगों को, जिनको सिर्फ वैट का प्लान कंप्लायंस था, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। The proposed GST model state that supply of goods in course of import shall be deemed to be supply of goods in the nature of interstate trade. Accordingly, IGST, जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो IGST लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, और IGST जितना पे करके आओगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। The center would levy and collect IGST on all interstate supply of goods, and these will seamless flow. There will be seamless flow of input tax credit. मैंने क्या कहा, IGST का भी क्लेम स्टेट और सेंट्रल एक दूसरे से मिल जाएगा। तो आगे जब आप इसको सेल करोगे, स्टेट का IGST लगाओ, सॉरी CGST लगाओ या SGST लगाओ, दोनों से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। प्रोसीड ऑफ IGST विल बी अ पोर्शन अमाउंट द स्टेट, और IGST का प्रोसेस जितना भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट देगा। और IGST का जो मॉडल है वो क्रॉस यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है, तीनों का आपस में सेट ऑफ, इसलिए पॉसिबल है कि आपको क्रेडिट तो मिलना ही मिलना है, गुड्स चीपर भी होगा जो पहले नहीं हो पाता था। नाउ देखिए, रेट्स proposed under GST law. GST Council decided to have 4 slab under GST regime with some change from what Union Finance Ministry proposed, and a few assess over the peak rate of 28% on luxury and seen goods. Seen goods मतलब जो वाइन ये सब होते हैं, इस तरह के निगेटिव गुड्स के बारे में कह रहा है। For 5 years to compensate state for any revenue loss. But right now जो रेट डिसाइड हुआ है 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो ये है कि 5% पहला, दूसरा 12%, तीसरा 18%, चौथा 28%। बट फाइनेंस मिनिस्टर हैड अर्लियर प्रपोज्ड टू हैव 6, 12, 18 एंड 26, बट फाइनलाइज यही हुआ है 5, 12, 18 और 28। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम अट्रैक्ट 0%। जितने भी फूड आइटम आपके होंगे ना, फूड आइटम मींस मैं रेस्टोरेंट वाले फूड की बात नहीं कर रहा, बल्कि फूड आइटम मींस राइस, व्हीट, इन सब की बात कर रहा हूं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 0% पे। एज मच एज 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वुड बी जीरो रेटेड। इट मींस कंज्यूमेबल जितने भी कस्टमर के गुड्स जो कंजम्पशन होता है उसका 50% आइटम जीरो रेटेड है। 5% वाले रेट में कहता है वुड बी ऑन अदर नेसेसरी गुड्स सच एज सोप एंड डेली नीड्स के जो आपके गुड्स होते हैं, सोप, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा जो होते हैं उस पे। वहीं earlier proposal for finance ministry to have 26% would be hiked to 28%, but many items that were to be attract 26% earlier would be brought down to 18%. ये जो 18% वाला स्लैब है उसमें ले आया गया, and these goods are white goods. तो जिस पे पहले 26% का टैक्स लगता था, व्हाइट गुड्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब, कहता इन सब पे 18% का टैक्स लगेगा, जबकि उसको प्रपोज किया गया था 26%। 12% जो रेस्टोरेंट फूड आइटम होता है ना, उन पे 12% के अप्रॉक्स टैक्स होगा। Above 21% would be imposed on luxury cars, aerated drink and tobacco. इन सब पे क्या लगेगा, 28% से ज्यादा। इवन थॉमस इसाक ने, जो केरला फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था इन गुड्स पे जो ये लग्जरी कार है इस पे तो 40% का टैक्स लगाओ, बट ऐसा हुआ नहीं, 28% फिक्स्ड किया गया। द प्रपोजल ऑफ सेस वाज मेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिस पे अभी कोई कंसीडरेशन नहीं हुआ है। इट मींस अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि लगेगा या नहीं लगेगा। इट मींस सेस अभी जो है जीएसटी एक्ट से बाहर है। लेविएशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन द सेम ट्रांजैक्शन, हमने पहले भी पढ़ा है, प्रैक्टिकली अभी क्वेश्चन किया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही ट्रांजैक्शन पे एक साथ लगेगा। ऐसा नहीं है विद इन स्टेट सेल करेंगे तो सिर्फ एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा। सीजीएसटी वाला जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी वाला जो टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का एक दूसरे से कंपनसेट होगा, और अगर आप इंटर स्टेट सेल करोगे तो आईजीएसटी लगेगा जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के बराबर होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी विल बी अलाउड, द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर द सेंटर क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी लगा, जैसे कि आप दिल्ली में हो या सपोज करो पंजाब यूपी को कोई गुड्स बेचता है, तो पंजाब जब सेल करेगा तो आईजीएसटी लगाएगा, ठीक है। ऐसे केस में कहता है सिंस द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी शैल बी अलाउड, एसजीएसटी शैल बी अलाउड, द इंपोर्टिंग स्टेट सॉरी एक्सपोर्टिंग स्टेट, यानी पंजाब अगर यूपी को सेल करता है, पंजाब इज एक्सपोर्टिंग स्टेट, ट्रांसफर द सेंटर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एग्जांपल से मैं आपको कराता हूं, इसका समझ नहीं आएगा आपको ऐसे नहीं तो। पीछे हमने करा था ना क्वेश्चन, ये रहा। देखिए अगर ये पंजाब का केस होता, पंजाब यूपी को बेच रहा है तो एक्सपोर्टिंग स्टेट इज पंजाब। अब जब सेल किया तो उन्होंने क्या लगाया, आईजीएसटी। फिर से करा देता हूं, इट इज बेटर कि मैं इसको फ्रेश करा दूं। देखिए पंजाब ने सेल किया यूपी को, पहले ये कौन है, एक्सपोर्टिंग, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टिंग स्टेट। ये कौन है, इंपोर्टिंग स्टेट। चलिए हमने 20,000 का गुड्स बनाया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के, उस पे आईजीएसटी लगा देंगे 10% का, 2000। कितना हो गया ये, 22,000। लेकिन इससे पहले इसने जो 20,000 का गुड्स खरीदा था, इसको बनाने के लिए इसने 15,000 का गुड्स खरीदा था, उस पे सीजीएसटी इसने 5% दिया यानी 750 रुपए, एसजीएसटी दिया 750 रुपए। तो ये 750 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, किसके पास चला गया, सेंट्रल के पास, ठीक है। और ये एसजीएसटी किसके पास चला गया, पंजाब गवर्नमेंट के पास। लेकिन जब ये आईजीएसटी का 2000 का पेमेंट करेगा तो टैक्स पेबल कितना होगा, जीएसटी पेबल इसका कितना आएगा, 2000 माइनस 1500, 7.5 प्लस 1500, 500 रुपए टैक्स पे करेगा। अब आप देखिए ये जो इनपुट क्रेडिट मिला, ये किसका मिला, इस 750 रुपए का जो पंजाब गवर्नमेंट को गया। लेकिन जब ये यूपी जाएगा, यूपी में इसका कॉस्ट क्या होगा, 20,000। ये विद इन यूपी सेल करता है तो सीजीएसटी लगाएगा 5% का, 1000, एसजीएसटी लगाएगा 1000। सपोज करो ये 25,000 का सेल करता है तो इसको 1250 कर लो, 1250। अब कितने का होगा ये देखिए, ये हो जाएगा 27,500 का गुड्स, जीएसटी पेबल। तो आउटपुट टैक्स कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी हो गया 1250, 1250। तो इन आईजीएसटी जो पे करेगा, आईजीएसटी उसको कितना पे करके आया है, 2000। तो सबसे पहले 1250 इससे एडजस्ट कर देगा ये, तो कितना बचा, ये नील पे करना पड़ेगा। और बचा हुआ जो 750 है इससे माइनस कर देगा, यानी 500 रुपए का इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, किसको, यूपी गवर्नमेंट। लेकिन एक बात बताएं, इसने जो आईजीएसटी दिया था उसका सेट ऑफ कर लिया सीजीएसटी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे कितना मिला था, ये देखिए कितना मिला था पहले, 750 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना बनता है, 1250।
तो कहता है जितना आपने इनपुट क्रेडिट यूज किया है ना, वो आप क्या कीजिए, ये 750 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, सो दैट कि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो 1500 का आगे इसको मिलना है, सॉरी 2000 का क्रेडिट, वो 2000 का क्रेडिट दे पाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 750 रुपए ही मिलेगा तो फिर वो आगे टैक्स क्यों देगा, क्रेडिट क्यों अवेल करने देगा। इसलिए जो पीछे SGST जो है वो क्या करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, जितना इनपुट क्रेडिट SGST का आपने लिया है IGST के अगेंस्ट में। तो IGST के अगेंस्ट में आपने 750 का टोटल क्रेडिट लिया, 750 CG को ट्रांसफर कर देंगे। अब CG के पास कितना आ गया है, 1500 रुपए। अगेन इस 500 में से 250 रुपए और आ जाएगा, तो 1750 रुपए आ जाएगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सारा का सारा ये क्रेडिट अलाउ कर देगा। अगर आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कितना दे रहा है, ऐसा 2000 का क्रेडिट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2000 का हिसाब ये पूरा हो जाएगा, मैं कर देता हूं। ठीक है, पहला देखिए 750 रुपए फर्स्ट, जब पहली बार इनपुट परचेज हुआ था तो 750 रुपए आए थे। आउटपुट जब ये बिका है तो 2000 का 500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, चूंकि IGST है ये 500 लगा, 7 5 1200 रुपए हो गए, और जो SGST ट्रांसफर होके इसके पास 750 आया। तो पहला 750 ये वाला है, दूसरा 500 कौन सा है, जो इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर है ये वाला, और तीसरा जो क्रेडिट यूज हुआ है IGST में वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ये टोटल 2000 हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर इसको 1250 सेंट्रल से और स्टेट से इतने का क्रेडिट दे देगा, तो इसको 2000 का क्रेडिट मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर फिर से ध्यान से समझिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहता है, यहां ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, ठीक है। मैं अगर अगेन इसको कराऊं, फिर से मैं कराता हूं आपको ये, ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूं सेम चीज, ठीक है। देखिए कौन बेच रहा है, पंजाब, किसको बेच रहा है, यूपी को। पंजाब जो गुड्स बेचता है उसका कॉस्ट जो है वो है 20,000, इस पे ये IGST लगाएगा, दैट विल बी 10% CGST और IGST का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 22,000 कलेक्ट करेगा ये गुड्स कहां पहुंच गया, यूपी। क्योंकि IGST का क्लेम मिल जाएगा तो यूपी वाला जो डीलर है वो अपना कॉस्ट दिखाएगा ओनली 20,000। अदर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट सपोज कीजिए इसका 5,000 है, ये कितने में बेचेगा इसको, 25,000। अब इसमें क्या लगेगा, CGST 5% और SGST, अगर ये भी विद इन स्टेट करता तब की बात कर रहा हूं, अगर ये भी आउट ऑफ स्टेट करता तो ये सीधा 10% IGST लगाता। ये हो गया 1250, 1250, 2750 में ये बेच देता। अब देखिए इसका टैक्स पेएबल, CGST SGST, ये दो हो गए, ये कितना बना 1250, ये 1250। IGST का जो क्रेडिट है वो इस तरह से सेटअप होगा, पहला 1250 इससे, पीछे ये कितना टैक्स पे करके आया है, ये वाला टैक्स, इनपुट टैक्स इसका IGST यही तो है, और 750 इससे एडजस्ट करेगा, ये अपने गवर्नमेंट को 500 रुपए का पे कर देगा, क्या, SGST। अब बताइए IGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड टैक्स है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कितने का इनपुट क्रेडिट दे रहा है, 1250 प्लस 750। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं 2000 मैक्सिमम मिला होगा, इसलिए ये क्रेडिट 2000 का देगा। इसको बनाने के लिए ये 15,000 का रॉ मटेरियल परचेज करता है, कितने का, 15,000 का रॉ मटेरियल,
ठीक है। $15,000 का इनपुट खरीदता है, इस पे CGST कितना, 750 रुपए, SGST कितना, 750 रुपए, ये कितना हो गया, 16,500 में इसको मिला। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हो गई, यहाँ पे क्या आया, ये टैक्स किस तरह से पे करेगा, यूपी का जो पर्सन है, इसके लिए दो टैक्स, ये दोनों इनपुट टैक्स है, इसके लिए टैक्स पेबल कितना होगा वो देखते हैं। ठीक है, क्या है, IGST इसका बना 2000, इसमें से ये क्या करेगा, CGST और SGST माइनस कर देगा, 750 750 कितना हो गया, 500 इसका टैक्स पेबल हो गया नेट। पर रूल कहता है, क्योंकि ये जो, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, पहला टैक्स उनको मिला CGST 750 रुपए का, दूसरा इस 500 में से आधा हिस्सा उसका होगा तो 250 का, कितना, 250। आइए देखें, हाँ ठीक है, CGST अगेन 250। पर रूल कहता है अगर IGST के पेमेंट के लिए आपने कोई भी SGST का टैक्स इनपुट क्रेडिट लिया है, ये किसको दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। तो अगेन SGST किसके पास पहुंच गया, 750 का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टोटल टैक्स कितना आ गया, 1750। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा रहा है, इतने का टैक्स लगा रहा है, ठीक है, कितने का, 1250 रुपए का, और तो 1250 में से 1250 आ गया इसके पास, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, तभी तो 1750 हो। IGST है ना ये, तो ये जो 500 है ये तो IGST है, तो IGST जो जाएगा, सॉरी IGST जो जाएगा वो यहाँ पे CGST लिख दिया, ये IGST, सॉरी IGST कितने का होगा, 500 रुपए का, ये कितना हो गया, 2000, क्योंकि IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो यहाँ पे जो पेबल हुआ वो IGST पेबल हुआ, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ये टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना कितना, 750, ये ट्रांसफर हो गया 750 और 500 IGST मिला, ये टोटल हो गया 2000। तो इसने कितने का क्रेडिट दिया, 1250 ये, 750 ये, 2000 का क्रेडिट देके 500 रुपए का बोला कि आप पे कर दो, दैट इज 500 नॉट 5000। इस तरीके से ये बनेगा। तो जितना इनपुट क्रेडिट IGST के पेमेंट में SGST का यूज होगा, वो SGST क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सो दैट कि IGST के इनपुट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दे पाए इन फ्यूचर। The importing dealer will claim IGST while discharging SGST. Thereafter, central will transfer importing state the credit of IGST used in the payment of SGST. और जितना वो यूज करेगा उतना IGST उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसको, जो यूपी गवर्नमेंट को। यानी अगर मैं अगले एग्जांपल में जाऊं, ये था ना हमारा एग्जांपल, ये जो 750 रुपए IGST यूज हुआ है ना, ये 750 रुपए इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला जो IGST है इतना सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को दे देगा। तो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, 500 प्लस 750 सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया, तो 1250 उसका SGST पूरा हो गया ना। आइए देखें इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन इंपोर्टर। द प्रपोज्ड GST मॉडल स्टेट
that supply of goods in the course of import shall be deemed to be supply of goods in the course of interstate trade। तो जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी का रेट कितना होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के। The presently custom duty is having three major components: basic custom duty, countervailing duty under section 3 subsection 1 that will be equal to excise duty, and countervailing duty under section 3 subsection 1 that will be equal to 4%, which will represent VAT। But under GST regime जो CVD under section 3 subsection 1 है और 3 subsection 5 है वो सब सम हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और उसके जगह आईजीएसटी एक रेट लग जाएगा दोनों के बदले। बट चूंकि हम कस्टम ड्यूटी को रिमूव नहीं कर रहे अपने एक्ट से, कस्टम ड्यूटी पे पहले भी सेस लगता था, आगे भी सेस लगता है, तो कैलकुलेशन बस सेम रहेगा। चेंज कहां आएगा? जहां 3 सबसेक्शन 1 और 3 सबसेक्शन 5 का ड्यूटी लगाते थे उसके जगह एक ड्यूटी एसजीएसटी लगेगा और फिर सेस लग जाएगा। ठीक है। कहता है फर्दर जीएसटी मॉडल प्रपोज्ड ओनली ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड वैल्यूएशन, द कांसेप्ट ऑफ एमआरपी वैल्यूएशन इज नॉट अंडर जीएसटी रिजीम। कहता है एमआरपी कांसेप्ट हट जाएगा। अकॉर्डिंगली देयर विल बी इंपैक्ट ऑन कस्टम ड्यूटी पेमेंट ऑन द गुड्स on which CVD is levied on MRP basis. Since IGST would be levied on transaction value, the proposed GST model transaction value include any taxes, duty, fee, charges levied under any other state. It means while calculating IGST on import, BCD should be added to the transaction value of the import. कहता जब IGST लगाओगे, पहले भी तो BCD ऐड करने के बाद ही तो हम लगाते थे काउंटरवैलिंग ड्यूटी, तो उसी तरह से अब भी BCD ऐड करने के बाद IGST लगाओ। मतलब कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है। जैसे कहता है श्री शिवा इंपोर्टेड 10,000 का गुड्स, इनकर्ड एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस फाइनल सेलेबल गुड्स, बीसीडी 10% है। द मैन्युफैक्चर गुड्स वर सोल्ड विद इन द स्टेट एट 45,000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। द रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 5 + 7 यानी 12% आईजीएसटी हो जाएगा। कंप्यूट कॉस्ट, सेल वैल्यू एंड टैक्स पेबल बाय द ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट कितना है? 10%। बेसिक एक्साइज ड्यूटी कितना लगेगा? 10% इसके ऊपर 10,000 के ऊपर। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया 10,000, बेसिक एक्साइज ड्यूटी 10% 1,000। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कितना हो गया? 11,000। इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगता? 5 और 7%। ठीक है, तो सीधा कॉस्ट ऑफ ये कितना बन जाएगा? इतना। अब देखिए कितने में बेच रहा है। दीज मैन्युफैक्चर गुड्स वर सोल्ड विद इन स्टेट 45,000 का एप्लीकेबल जीएसटी। अब कह रहा है दोनों का रेट मिला करके हमने आईजीएसटी लगा दिया। ठीक है जी। सेल वैल्यू 45, सीजीएसटी 5% और सर्विस टैक्स के हिसाब से चलता तो ये होता, देखो आप पुराने एक्ट के हिसाब से चलता था, और एसजीएसटी 7% इतना हो गया 50,400 में। अब टैक्स पेबल का कैलकुलेशन देखिए 2250, उसमें से आप जो सीजीएसटी था पहले वो माइनस कर लीजिए, फिर एसजीएसटी 3150, बचा हुआ जो क्रेडिट है 750 का वो माइनस कर लीजिए, नेट पेबल कितना इतना हो जाएगा। जबकि करंट रिजीम में ये 7400 हो जाता पेमेंट। कैसे? 5600 प्लस 2000, क्रेडिट सिर्फ 2000 का मिलता। ठीक है, इतना पेबल होता, क्रेडिट तो चूंकि मिलता ही नहीं, तो क्योंकि बेसिक एक्साइज कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, ये आप पढ़ चुके हो सेंट्रल क्रेडिट। ऑन एक्सपोर्टर फिर से बता रहा हूं, देखिए इंपोर्ट किया 10 का, उसके ऊपर टैक्स लगाया, इतना इतना बना। अब जब सेल करेंगे 45 का, उसके ऊपर भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे 5 और 7%। ये अभी का प्रोविजन है, करंट जो ओल्ड प्रोविजन है उसके हिसाब से सेकेंड कॉलम में, इस कॉलम में जो, और ये इस कॉलम में जो दिख रहा है वो प्रपोज्ड है। सीजीएसटी से 2250 से उसका टैक्स,
एसजीएसटी से एसजीएसटी का टैक्स माइनस कर दिया, इसका 1700, इसका 2380 रुपए पे कर दिया। करंट सिस्टम में क्या होता, 5600 प्लस 2600 ये आ जाता मेरा इतना, और इसका सेट ऑफ तो मिलता नहीं बेसिक कस्टम ड्यूटी का, तो ऑब्वियसली क्या होता, हमें टोटल 7400 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता। हाँ ये देखें, ऑन एक्सपोर्टर जीएसटी वुड बी structure on destination principle. As a result, export will be relieved of the burden of GST by zero rating. Zero rating of export means when goods are exported, no VAT is charged on the goods. At the same time, VAT paid on the input is also refunded. So the goods exported are free of all taxes. Son of all taxes means free of all taxes. The country which have VAT usually resort to zero rating of export. Even after introduction of GST, export duty on those goods which are not abundant in the form in the country might not be subsumed under GST. कहता है जिसको हमने exempt नहीं करा वो GST में भी exempt नहीं होगा। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो इसका की कोई सॉल्यूशन नहीं। ऑन सर्विस इंडस्ट्री पे अभी 15% का टैक्स लगता है। ठीक है, जीएसटी मॉडल कह रहा है द रेट ऑफ सर्विस टैक्स इज 15% करेंटली विच सीम टू बी अप टू 20% एट द मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन ऑफ एपेक्स बॉडी। ये 15 से 20% भी हो सकता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल कहता है इसके लिए हम लोग लिमिट बढ़ा देंगे। जहां पहले 10 लाख का लिमिट था सर्विस टैक्स में, उसको मैं कितना कर रहा हूं 20 लाख। और कंपोजिशन स्कीम वाले का जिसका टर्नओवर अप टू 50 लाख है उनको कंपोजिशन स्कीम में डाल देंगे, यानी सिर्फ वो 1% टोटल उसका टैक्स पे करके टर्नओवर का छूट जाएगा। फर्दर द सेम रिजीम ऑफ नेगेटिव लिस्ट करंटली प्रैक्टिस विल बी कंटिन्यू। कुछ नेगेटिव लिस्ट भी जीएसटी में होगा, नेगेटिव लिस्ट में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। जो ट्रेडर हैं जिनका की सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स पे होता था, जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता था, उसका आपको क्या मिलने लगेगा क्रेडिट परचेज पे, जिससे कि आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और टर्नओवर, बट द विटल पॉइंट इज दैट द ट्रेडर हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 लाख हैव टू फाइल 3 मंथली रिटर्न अलोंग विद 1 एनुअल रिटर्न एंड टोटल 37 रिटर्न जीएसटी regime as compared to 12, 4 या 2। क्यों? क्योंकि इन सब में कई जगह पे मंथली रिटर्न है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली रिटर्न है, बट जब जीएसटी आएगा तो मंथली 3 रिटर्न आपको फाइल करना ही पड़ेगा, तो 12 या 36 और एक एनुअल रिटर्न जाएगा आपका, तो ओवरऑल आप देखोगे तो 37 रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा साल में। फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे आकर के आपका ऑलमोस्ट जीएसटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बट कुछ फॉर्म्स पढ़ाने थे जो कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूं, इन फ्यूचर आपके जुलाई के बाद यूज में आएंगे। आरजी1 क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 19। आरजी2 में एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है, आरजी2 में कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, कैंसिलेशन के लिए, तो आरजी3 में फाइल करें। आरजी4 एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। इसका मतलब अगर आपको अपने तरफ से कोई इंफॉर्मेशन फाइल करना है तो आरजी3, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आरजी3 में उनको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट को तो आरजी3 आपको देना है आरजी4 में। अगर ऑर्डर को रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन किसमें, आरजी5 में आएगा, ठीक है। जब आप फाइल करेंगे तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपका एप्लीकेशन मिल चुका है। रिजेक्शन का किसमें आएगा, आरजी5 में। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आरजी5। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आएगा आरजी6 में, जबकि पहले क्या था ST1 ST2 तक चलता था। आरजी7 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज टीडीएस और टीसीएस अंडर ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट के अंदर जिसको टीडीएस और टीसीएस का कंप्लायंस करना है उसके लिए क्या होगा, आरजी7। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर टीसीएस टीडीएस आरजी8 में।
एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ यूनिक आईडी और यूएन बॉडीज और एम्बेसीज, जो एग्जेम्प्टेड पर्सन है उनके अलॉटमेंट नंबर के लिए REG 9 फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन REG 10 में। ये बहुत सारा लंबा लिस्ट है, बट आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं है, मैंने बुक में डाल रखा है, एक बार इसको रीड कर लेंगे बस आप, ठीक है। फिर भी चलिए मैं बता ही देता हूँ, इतना बता दिया। तो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन, अगर बाद रजिस्ट्रेशन के बाद कोई एप्लीकेशन आपको अमेंड करना है, जैसे प्लेस चेंज करना है, वो 11 में जाएगा। ऑर्डर फॉर अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट है तो वो RG 12 में पास होगा। ऑर्डर फॉर अलॉटमेंट ऑफ टेम्परेरी, कई बार टेम्परेरी, जैसे कि कहीं हम कुछ इवेंट करते हैं तो उसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो RG 13 में। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है GST का कैंसिल कराना है 14 में दे। सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन, अगर वो सो कॉज नोटिस भेजेगा कैंसिल करने के लिए तो 15 भेजेगा। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन इशू होगा 16 में। 17 एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सर्टिफिकेट, सम टाइम आपका कैंसिलेशन रजिस्टर फॉर कैंसिल रजिस्ट्रेशन उसको भी रिवोक कर दिया जाएगा, तो 17 में आएगा ये नोटिस। यानी कैंसिल तो हुआ पर कैंसिलेशन रिवोक हो गया, यानी आपका वैलिड माना जाएगा GST, अगर आप फ्रॉड के थ्रू कैंसिलेशन करोगे तो। REG 18 ऑर्डर फॉर अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल रजिस्ट्रेशन, अगर आपको जो ऑर्डर मिलेगा, जैसे 17 में क्या हुआ, आपने कैंसिल करा दिया, उसको रिवोक कराने के लिए 17 फाइल करें, वो जो ऑर्डर पास करेंगे वो 18 में करेंगे। अगर उनको रिवोकेशन से रिलेटेड कुछ नोट भेजना है, नोटिस भेजना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 19 नंबर फॉर्म। इनरोलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का इनरोलमेंट है, जैसे जिनका 10 नंबर है, सर्विस टैक्स नंबर है, तो 20 नंबर फॉर्म। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एग्जिस्टिंग 21, जिनको प्रोविजनल मिलेगा। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल, अगर कैंसिल कराना है तो 22। इंटीमेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन एनरोलमेंट, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो 23 में। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेटेड टैक्स पेयर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST, जैसे 10 से बढ़ा के 20 कर दिया तो हम लायबल नहीं है, तो हम अपना एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए 24 में देंगे। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बाय कैजुअल, एक बार के लिए जो कैजुअल रजिस्टर होता है, अगर उनको एक्सटेंशन कराना है तो 25 नंबर फॉर्म फाइल करेंगे। फील्ड विजिट रिपोर्ट जो है उसके लिए आप क्या करेंगे, 26 नंबर फॉर्म फाइल करेंगे, यानी वो आकर के आपका प्रीमाइसेस विजिट करेंगे। कहता है टैक्सेबल पर्सन, कुछ नोट इसमें जब आते जानना जरूरी है। कहता है टैक्सेबल पर्सन shall file their return when turnover exceeds threshold limit 20 लाख, 20 लाख से कम होगा तो नहीं। लेकिन कहता है इट हैज बीन सेट अप 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी जो 7 सिस्टर है उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर है जिनके केस में कहा जाता है 10 लाख की लिमिट। प्रोवाइडेड फर्दर नो थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल फॉर नंबर ऑफ पर्सन एज मेंशन बिलो, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए कोई नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। जो इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह से होगा, GSTN नंबर होगा जो पेन बेस्ड होगा, 15 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंटेनिंग स्टेट कोड, पैन, ब्लैंक डिजिट एंड चेक डिजिट, 15 डिजिट का नंबर। One has to obtain registration for every state in which he was working, कहता है अगर अलग अलग स्टेट में वर्क करते हैं तो हर स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन का चलाना वो करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख कंपोजिशन डीलर के लिए दे दिया गया है। इनवॉइस डिटेल हैज टू बी फिल्ड इन इनवॉइस अमाउंट एक्सीड 2.5 लाख, कहता अगर कोई इनवॉइस 2.5 लाख से ऊपर है तो उसका डिटेल जरूर भरें। कुछ और भी फॉर्म्स हैं रिटर्न से रिलेटेड, ये तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्म थे सारे REG 1। अब रिटर्न से रिलेटेड जो फॉर्म है वो R से स्टार्ट है, R1 R1A 2 2A 3 3A, देखेंगे इसकी भी लंबी लिस्ट है 28 तक है। फिर आ जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स चालान कितने तरह के होते हैं, फिर आ जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफंड फॉर्म, ठीक है। एंड आफ्टर और पेनल्टी के बाद ये खत्म। यहाँ देखते हैं एक बार पूरा, ऐसे तो
यहाँ पे थी फॉर्म पे, कहता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, हर महीने की जनवरी का 10 फरवरी तक में आउटवर्ड कितना आपने बेचा है, गुड्स या सर्विस जितना भी किया। ये फॉर्म मैंडेटरी है, हर को मंथली फाइल करना है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज एडेड करेक्टेड और डिलेड रेसिपिएंट, अगर कुछ ऐड वैड हुआ है तो ये फॉर्म जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इनवर्ड सप्लाई पूरे मंथ में कितना आया, जनवरी का 15 फरवरी, फरवरी का 15 मार्च तक, ऐसे करके ये फॉर्म जाएगा, ये होगा R2। उसी में अगर कुछ डिटेल आगे आपका अगर चेंज करना है तो ये R2A होगा। मंथली रिटर्न फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल, इनपुट और ये जो 10 और 15 को फॉर्म भरा ठीक उसके बाद 20 तारीख को इसका एडजस्टमेंट करके फाइनल पेमेंट का डेट आ जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली रिफंड फॉर कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन, जो भी कंपाउंड लिविंग स्कीम में आएंगे उनको क्वार्टरली रिटर्न 18 तारीख तक, जैसे अप्रैल में जून का 18 जुलाई तक भरना पड़ेगा। उसके डिटेल में कुछ चेंजेस करना है तो R4A। R5A नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन के लिए लास्ट डे ऑफ 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। R6 IDS रिटर्न 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहां हो जाएगा लास्ट डे ऑफ द मंथ, याद रहे ये जो है ये लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा बच्चे। कहां गया ये, यहां पे छूट गया लिखना, लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा। R7 रिटर्न फॉर अथॉरिटी डिडक्टिंग टैक्स, जो भी टीडीएस काट रहे हैं उसका 10 तक डिटेल आप भेज दें। टीडीएस सर्टिफिकेट ये सब मैंडेटरी नहीं है, बेसिकली मैंडेटरी कौन कौन सा, 1 2 R1 R2 एंड R3 मैंडेटरी हर बार। उसके बाद एक जाएगा एनुअल फॉर्म, ये एनुअल रिटर्न R90, ये तीनों मैंडेटरी। इसके अलावा जो फॉर्म है वो आप बस रीड कर लें, ठीक है। ये 3 मैंडेटरी हैं ऊपर वाले, 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख वाला, और ये 31st ऑफ द नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न, इस साल का अगले साल मार्च के पहले पहले फाइल करते हैं। ये देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स विल बी अवेलेबल इन फुल इन सिंगल ईयर फॉर पाइपलाइन एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर्स। ITC can be availed up to 1 year from the generation of invoice and that IC cannot be after that। वो तो हमने सैनवेट में भी पढ़ा था, 1 साल के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, यहाँ कुछ रूल चेंज है। कैपिटल गुड्स पे पहले जो इनपुट क्रेडिट मिलता था वो रेशियो वाइज मिलता था, आपको याद हो, यहाँ पे पहले हिसाब में मिल जाएगा। If goods are sold on return basis, then goods returned within 6 months, taxable turnover will be equal to the input credit available earlier। कहता है अगर गुड्स रिटर्न देन फॉलोइंग ट्रीटमेंट, if goods are returned within 6 months then taxable amount will be the amount equal to input credit available earlier, ठीक है। उतने का इनपुट क्रेडिट आप हटा दें जितना आपका रिटर्न आ गया। goods are returned after 6 months then taxable turnover will be the amount equal to the rate of tax prevailing on that goods return date। तो अगर 6 महीने के अंदर आ गया तो जितना अर्लियर आपने इनपुट क्रेडिट लिया था, ठीक है, वो हटा दीजिए, और 6 महीने के बाद अगर आ रहा है तो आज के रेट में उस गुड्स का वैल्यू कितना है, उसका टैक्स रेट कितना है वो हटाए। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कहता है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, आपने गुड्स कैसे सेल किया, रिटर्न बेसिस पे, यानी सेल किया वो रिटर्न आ जाएगा, तो आउटपुट टैक्स हमने ज्यादा पे कर दिया होगा, तो ऐसे केस में जितना रिटर्न आया है उतने का आईटीसी अवेल कर लीजिए, ज्यादा पेमेंट को उतने से कम कर लीजिए। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आता है तो जिस दिन आता है उस दिन का रेट उस गुड्स पे क्या होगा उसके हिसाब से रिटर्न कीजिए, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, यहीं पे आपने सेल किया 1 लाख का और उस पे जो आउटपुट टैक्स बना था वो 10,000 का, तो 10,000 तो आपने अगले महीने में पे कर दिया, और 6 महीने के अंदर अगर ये आ गया तो इस 10,000 का क्या मिल जाएगा आपको, आईटीसी। लेकिन 6 महीने के बाद जब ला रहे हो तब का रेट 12,000 है, तो आईटीसी कितने का मिलेगा, 12 का, इनपुट टैक्स क्रेडिट 12 का मिलेगा, यही कह रहा है।
चालान, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर फॉर टैक्स पेयर PMT1, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर PMT2, ये दोनों हर बार मेंटेन होगा। PMT2A, इनमें कुछ अगर क्रेडिट लेजर में जैसे ऑर्डर ऑफ रीक्रेडिट का अगर है कुछ अमेंडमेंट होगा तो ये। PMT3, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जितना आप उसमें कैश जमा करोगे वो। PMT4, चालान फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी में जितना भी चालान जमा होगा वो PMT4 में दिखेगा आपको। पेमेंट रजिस्टर फॉर टेम्पररी आईडी एंड अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर का कहां पे जाएगा? PMT5 में। एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट ऑफ मिसिंग पेमेंट, अगर कोई मिसिंग रह गया एक साल के अंदर तो उसका क्रेडिट आपको PMT5 चालान के थ्रू मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेट आप करेंगे टैक्स पेबल, 10 तारीख को आप आउटपुट टैक्स, 15 को इनपुट टैक्स एंड 20 को आप फाइनलाइज करके टैक्स पे करोगे। तो सी पिन आप जनरेट कर लोगे फॉर्म PMT4 में, ये जो डिपॉजिट ऑफ गुड्स एंड टैक्स है, ठीक है। ये क्या करेगा? आपका सारा टैक्स मेंटेन करेगा जो इनपुट का है। ये कैश लेजर मेंटेन करेगा, इन दोनों को एडजस्ट करके क्रेडिट एंड कैश लेजर इन सब को एडजस्ट करके PMT4 तक आप पहुंचोगे। कहता है कैलकुलेट टैक्स पेबल, फिर जनरेट चालान, 14 डिजिट का सी पिन जनरेट होगा। चालान विल बी वैलिड फॉर 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ जनरेशन, 15 जिस दिन जनरेट करोगे, जैसे कि आपने आरओसी में भी देखा 7 दिनों का टाइम मिलता है। टैक्स पेयर कैन पार्शियली फिल द चालान एंड फॉर्म एंड टेम्पररी सेव द चालान फॉर कंप्लीशन ऑफ लेटर स्टेज। जैसे ही आप चालान फिल करेंगे आपका पेमेंट माना जाएगा कि हो गया, सब्जेक्ट टू 15 डेज। और चालान को आपको ऑनलाइन, चालान जनरेटेड ऑनलाइन में नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, एक बार आपने जनरेट कर लिया तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नो मेक पेमेंट, सी पिन का पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी यानी ऑनलाइन ही होगा ऑलवेज। रिफॉर्म फॉर्म में अगर आपको जीएसटी रिफंड चाहिए तो ये सारे फॉर्म्स होंगे जो अभी आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न रिफंड फॉर्म इन स्टेट, ठीक है। जीएसटी स्टेट का, ये सेंट्रल का, ये स्टेट का। आरईडी 4, 4, 5 ये सब, ये सारे फॉर्म सेंट्रल में यूज होंगे, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट में होंगे। याद करना जरूरी नहीं है, सेक ऑफ नॉलेज मैंने इसमें लिख दिया। नोट, रिफंड अराइजिंग out of earlier law will be paid as per the earlier law will be paid in cash under CGST as per the provision of earlier law. Under SGST will not be available as input tax credit. Application for refund can be placed before expiry of 2 years. Refund will be granted within 90 days. ITC would be granted as refund within the following condition: export of goods, export of service, where credit has been accumulated on account of rate of tax on input bidding higher। और ऐसा लग रहा है कि तो एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए इनपुट का आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड तभी ले सकते हो जब 1000 रुपए से ज्यादा का होगा। पेनल्टी, अगर आप कोई भी फ्रॉडेंटली कुछ काम करोगे, रिफंड ये सब ले लोगे तो आपके ऊपर कितना 10,000 का पेनल्टी लगाया जा सकता है। और रिपीटेडली अगर कर रहे हैं देन 10% of tax short paid or 10,000 whichever is higher, इनमें से कोई एक लगाया जाएगा। If a person who has opted for composition scheme found not eligible for composition, then उनके ऊपर जितना भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है उतने का ही पेनल्टी लग जाएगा। जैसे आपने कंपोजिशन स्कीम से टैक्स स्केप करा 50,000 का, तो पेनल्टी भी इक्वल टू 50,000 हो जाएगा। लेवी ऑफ पेनल्टी exceeding 25,000 for any person who add or abet any of the 21 offense, जो offenses हैं जीएसटी एक्ट में लिखे हुए उनमें से किसी में भी करेंगे तो 25,000 की पेनल्टी। deals in any way with goods that are liable to confiscation, अगर कोई गुड्स कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है यानी रजिस्ट्रेशन होना जीएसटी में जरूरी था, आपने नहीं कराया तो 25,000 की पेनल्टी है। रिसीव और डील्स विद द सप्लाई ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट को इग्नोर करके अगर आप सप्लाई करेंगे तब भी, किसी सम्मन का अगर आप जो सम्मन आता है उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तब भी, ठीक है। और इनवॉइस आप इशू नहीं करेंगे, जानबूझ के इनवॉइस को वो करेंगे, स्केप करेंगे तो भी 25,000 की पेनल्टी। रोल ऑफ आईटी सिस्टम इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी में आईटी सिस्टम का क्या रोल होगा? कहता है जीएसटी में जब भी आप
जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको पहले ही बोला है तभी संभव है जब आप आईटी सिस्टम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सिलेबस में कई बार, मुझे लगता है और आ भी चुका है। सो इट इज इम्पोर्टेंट for the implementation of GST in the country, central and state government have jointly registered goods and service network as a not-for-profit and non-government company to provide IT infrastructure, services and central government, taxpayer and other stakeholders. The key objective of GSTN are to provide a standard and uniform interface to the taxpayer, so that कि हम easily compliance पूरा करें। GSTN means ये वाला जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ये वाला देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्प्रिहेंसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉमन जीएसटी पोर्टल प्रोवाइडिंग फ्रंट एंड सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कॉमन हमारा होगा स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए। देयर विल बी नो मैनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और कोई भी मैनुअल फाइलिंग अलाउड ही नहीं होगा, सारा डेटा आपका कंप्यूटराइज होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के ना होने की वजह से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होगा, रिवर्स सिस्टम होना जरूरी है। रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, कहता है रिवर्स चार्ज मींस liability to pay tax is by the recipient of goods and service instead of supplier। रूल क्या है जीएसटी का कि आप सामने वाला जो सप्लायर है उसको पे कर दो, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। बट कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें रिवर्स चार्ज, यानी आपको ही टैक्स पे करना। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसको टैक्स ना दो, उसका कॉस्ट उसको दे दो, टैक्स सीधा गवर्नमेंट को दो। जैसे अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप परचेज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा अनरजिस्टर्ड डीलर को कॉस्ट दे दे और टैक्स कंपोनेंट सीधा गवर्नमेंट को दे। कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्जेज। Time of supply of goods under reverse charge. In case reverse charge, the time of supply shall be earliest of the following date: date of receipt of goods, date of payment, date immediately after 30 days from issuing of invoice। कहता है या तो रिसीट जिस दिन हो गया उस दिन दे दो, या पेमेंट अगर उससे पहले हो रहा है तो वो कर दो, या इनवॉइस इशू हो गया है उसके 30 दिनों के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो दैट इनवॉइस इशूइंग डेट। तो 3 डेट आया, गुड्स जिस दिन रिसीव हुआ वो दिन, इनवॉइस का दिन अगर 30 दिनों के अंदर हुआ है तब, अगर 30 दिनों के बाद हुआ है तो इनवॉइस डेट को इग्नोर कर दो। डेट ऑफ पेमेंट, रिसीविंग ऑफ गुड्स और इनवॉइस, तीनों में से जो अर्लियर डेट है वो सप्लायर माना जाएगा। ठीक है, जैसे आपको रिसीव जो हुआ है गुड्स, ठीक है, देखिए गुड्स रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2017, पेमेंट आया 10/4/2017 को, और इनवॉइस आपने इशू करा 7/4/2017 को। तो कौन सा डेट माना जाएगा, इन तीनों में से जो अर्लियर हो, 1/4। अब दूसरा एग्जांपल, गुड्स रिसीव हुआ 12/4 को, ये 10/4 है, ये सेम है, तो ये वाला डेट जो है यही सप्लाई, इसी दिन आपको जो टैक्स रेट है वो लग जाएगा और इसी दिन आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। कहता है पेमेंट का तो डेट ही नहीं है, हमने तो इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट कर लिया, या ये डेट नहीं पता चल रहा, रिसीट का पता नहीं चल रहा और इनवॉइस का डेट पता नहीं चल रहा। कहते हैं जिस दिन आपने अपने बुक्स में एडजस्ट करा या जिस दिन आपने इसको पे करा है, उन दोनों में से जो अर्लियर डेट है उस पे आप जीएसटी मुझे पे कर दें। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज अ लास्ट टॉपिक। सपोज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 15 से 18 मई का है, पेमेंट ये है, इनवॉइस डेट ये है और बुक में एंट्री का डेट ये है। तो हमारे लिए इन तीन में से तीनों डेट अवेलेबल है, तो इन तीन में से जो अर्लीस्ट डेट है वो, इफ किसी भी रीजन से ये तीनों नहीं है तो जिस दिन बुक में एंट्री करा 18 में वो डेट,
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज बेसिस पे, अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लाई करेंगे तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली आफ्टर, क्योंकि सेल में 30 दिन का है बट सर्विस में 60 दिन का डेट है इनवॉइस का, इन दोनों में से जो अर्लियर हो। अगर अगेन एबीसी के थ्रू नहीं हो सकता तो डेट ऑफ रिसिप्ट एंटर इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर हो। अगेन मैं आता हूं, डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस डेट और एंट्री का डेट ये है। अगर पहले से अवेलेबल है तो ये 15 जुलाई हो जाएगा, लेकिन अगर वो डेट अवेलेबल नहीं है तो 18 जुलाई हो जाएगा। यहाँ ये गलत दिख रहा है, यहाँ पे ये 15 मई का डेट है, ये 15 मई है बच्चे, नॉट 15 जुलाई। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 15 मई। सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस इतना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 15 मई 2018 है। इफ सम रीजन एबीसी नॉट, देन 18 जुलाई जो बुक में एंट्री का डेट है। अगर नहीं तो 15 मई का डेट वैलिड। Input tax credit on reverse. Tax paid on reverse charge basis will be available on tax credit if such goods and service used for intent and are to be intended to be used in the course of further business. When goods supply outside India, तो ये एक्सपोर्ट माना जाएगा और इस पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट में से जो अर्लियर हो वो टाइम हो जाएगा टैक्स रेट। ठीक है, तो जीएसटी आपको इतना ही पढ़ना था एंड दैट्स ऑल इन जीएसटी। इंट्रोडक्शन जीएसटी का यहाँ खत्म होता है। सो प्लीज जीएसटी को जरूर पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा जीएसटी पे। सो थैंक्स। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.